हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे प्रोटीन फोल्डिंग, स्टेबिलिटी, डीनेचुरेशन एंड रीफोल्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसमें प्रोटीन फोल्डिंग के साथ। तो सबसे पहले आता है एक कॉन्सेप्ट है कि क्या, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू प्रोटीन फोल्ड परफेक्टली ईच टाइम। हमेशा अपने नेटिव स्ट्रक्चर में ही एकदम सेम एग्जैक्टली कैसे फोल्ड हो जाते हैं। तो इनके जो प्रोटीन्स होते हैं, इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शियरी होते हैं, क्वाaternary होते हैं। तो जब इनकी रीफोल्डिंग होती है तो ये अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। सॉरी, जब इनकी रीफोल्डिंग होती है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और डीनेचुरेशन के टाइम ये वापस से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं। तो जैसे ही ये सेकेंडरी से टर्शियरी में आते हैं, ये अपने नेटिव स्ट्रक्चर को एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसे ही फोल्ड कर लेते हैं। तो अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये फोल्डिंग एग्जैक्ट कैसे होती है। तो इसमें दो स्टेट होते हैं, एक अनस्टेबल स्टेट होता है और एक होता है स्टेबल स्टेट। ठीक है। तो ये जो अनस्टेबल स्टेट होता है, ये हाई एनर्जी के टाइम पे होता है। हाई एनर्जी जब होती है तब अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल स्टेट से ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये एनर्जी रिलीज करता है। तो और ये इसके पास अब लो एनर्जी होती है। तो ये जो चेंज है स्टेबिलिटी में, अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में जाने में, इसका इसका जो डेल्टा जी होता है वो होता है नेगेटिव। मतलब कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है। तो इसमें रिवर्सिबल जो डीनेचुरेशन है, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिया है, अपना अलग अलग प्रिंसिपल दिया है। तो सबसे पहले पहला पहला सबसे पहले बात करेंगे रिवर्सिबल डीनेचुरेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियेज ए। इसको किसने दिया था? इसको दिया था क्रिश्चियन एनफिंसन ने। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनफिंसन एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं एनफिंसन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले बात करें कि फोल्डिंग होती कैसे प्रोटीन की। तो हाउ अनफोल्ड प्रोटीन टेक नेटिव स्टेट। ठीक है। तो इट डिस्क्राइब्ड एज सेकेंड हाफ ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट प्रिडिक्ट द 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर। To avoid the misfolding related to human disease, this native structure is taken place. तो डिजाइन प्रोटीन विथ नोवेल फंक्शन, एक प्रोटीन है जिसको नोवेल फंक्शन के साथ डिजाइन करेंगे। और जैसे कि राइबोन्यूक्लियस ए है, तो इस प्रोटीन पे हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो एनफिंसन का एक्सपेरिमेंट क्या था कि डीनेचुरेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियस ए विथ 8M। जो राइबोन्यूक्लियस ए है उसके पास 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो डीनेचुरेशन इसको करते हैं 8M यूरिया के साथ, मतलब 8 मोलर यूरिया के साथ कंटेनिंग बीटा मरकैप्टोइथेनॉल टू रैंडम कॉइल। अब इसको आगे देखेंगे कि कैसे इन्होंने प्रोसीड किया था इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है। एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लेते हैं कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है। ये रैंडम स्ट्रक्चर है राइबोन्यूक्लियस ए का। और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं? यहाँ है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक इधर है। ठीक है। और यहाँ पे एक होता है। ये जो फोल्ड होता है ऐसे होता है और एक बॉन्डिंग यहाँ पे है। ठीक है।
हाँ, ये 4 बॉन्ड हो गए, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये इनका एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 पोजीशन है, तो ये होता है 26 पे, फिर ये होता है 95 पे, और ये होता है 110, और ये 58, फिर ये 65, ये 72, ऐसे चारों बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पे जब हम डालेंगे 8M यूरिया और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, तो क्या होगा? जो प्रोटीन ये नेटिव स्टेट में है, ये नेटिव स्टेट का प्रोटीन है, ठीक है। नेटिव स्टेट में ये प्रोटीन है, ये राइबोन्यूक्लियस ए है। अब जैसे ही ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट दिए, तो क्या देखने को मिलता है कि ये प्रोटीन अनफोल्ड होकर एक अलग स्ट्रक्चर बना रहा है। ये ऐसे इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये डी नेचर हो गया। अब डी नेचर हुआ, तो इसके सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है। सारे एस एच हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया था? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट दिया था, रिड्यूस कर दिया। तो डी नेचर, ये हो गया डी नेचर, रिड्यूस्ड राइबो न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके जो चार ये है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7, और ये 8, ये आपस में जो बॉन्ड बना रहे थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका जो ये रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, इसको रिमूव करते हैं। अब इसको रिमूव करने से क्या होगा? रिमूव यूरिया। सबसे पहले हमने यूरिया रिमूव किया, तब ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। बीटा एमी ऑलरेडी अभी है, तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो प्रोटीन है, ये अपने नेटिव स्ट्रक्चर में वापस आ जाएगा। तो फिर से ये सेम यही स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे यहाँ पे था। तो अब क्या है, डायलिसिस, यहाँ पे हम डायलिसिस कर रहे हैं, तो देखने को मिल रहा है कि नेटिव स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें यही नेटिव स्टेट वाला प्रोटीन लेंगे, फिर इसको रिड्यूस करेंगे, इसमें यूरिया डालेंगे और बीएमई डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे वो डी नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं, हम्म यहाँ पे यूरिया और बीएमई डाला हुआ है। अब समझ लो कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं कि यहाँ से यूरिया भी रिमूव कर दे रहे हैं और बीएमई भी रिमूव कर दे रहे हैं। तो अब हमें देखने को मिलता है कि एक स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन बन जाता है, मतलब कैसे भी रैंडमली ऐसे फोल्ड होगा हुआ प्रोटीन मिल जाता है। अब इसको हम रेस्क्यू कैसे करेंगे? जब दोबारा से इसमें थोड़ा सा बीएमई डालेंगे, ट्रेस ऑफ बीएमई, तब हमें फिर से नेटिव वही प्रोटीन देखने को मिलेगा, जैसे नेटिव फोल्ड हुआ था, ठीक है, ऐसे। तो जो जो एनफिंसन थे, इसको कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया था? इन्होंने इस वाले प्रोटीन को बोला था स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन, स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन।
एंड फिंसन में इस एक्सपेरिमेंट में ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि protein's amino acid sequence contains all information needed to fold into its correct three-dimensional structure. तो इस स्ट्रक्चर में इस एक्सपेरिमेंट में एंजाइम जो राइबोन्यूक्लियस ए है उसको डीनेचर किया जा रहा है पहले यूरिया और बीएमई से, उसके बाद वो अनफोल्ड हो रहा है, फिर उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड उसका ब्रेक हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये दोनों ही केमिकल को रिमूव कर दिया जा रहा है, यहाँ पे जैसे हमने इन दोनों को रिमूव किया, ये रिमूव किया, ठीक है, जैसे ही रिमूव कर रहे हैं दोनों को, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोटीन स्पॉन्टेनियसली रीफोल्ड इनटू इट्स नेटिव एंड एक्टिव शेप, प्रोवाइडिंग द प्राइमरी सीक्वेंस डिक्टेट द फाइनली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इससे क्या पता लग रहा है कि जो डीनेचरेशन है, तो इसमें डीनेचरेशन में क्या हो रहा है कि यूरिया डिसरप्ट कर रहा है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को, इसीलिए हम पहले यूरिया को निकाल रहे हैं, तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड डिसरप्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे कि सिर्फ यूरिया को रिमूव कर रहे थे, इस वाले एक्सपेरिमेंट में ये पहला वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है। पहले वाले में यूरिया यूरिया क्या करता है, डिसरप्ट करता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को, जिसकी वजह से जो थ्री डी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब जो टू मरकैप्टोइथेनॉल है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है, वो क्या करता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है अलग अलग पार्ट में और लिंक कर देता है अलग अलग पार्ट को, इसीलिए अगर हम यहाँ से बीएमई भी रिमूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बीएमई रिमूव करने की वजह से स्क्रैम्बल्ड प्रोटीन बन रहा था, अलग अलग जगह पे डाइसल्फाइड लिंकेज हो जा रहा था बीएमई की रिमूव होने की वजह से, ठीक है। अब देखो अ, अब जो रिजल्ट इनको मिला, रिजल्ट वाज डीनेचर्ड अनफोल्डेड प्रोटीन विद स्क्रैम्बल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड which was completely inactive, ये जो scrambled है ये completely inactive है and has no enzymatic function। फिर जब रीनेचुरेशन, ये वाला पार्ट, जब रीनेचुरेशन होता है तो जो डीनेचरिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिमूव हो जाते हैं डायलिसिस के थ्रू, यहाँ पे दोनों को रिमूव कर दिया है डायलिसिस के थ्रू, तो ये अपने दोबारा से रीगेन अपनी एक्टिविटी कैसे रीगेन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे ये रिमूव किया गया ना तो यहाँ पे एक्टिविटी इन्होंने रीगेन कर लिया, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है टू रीऑक्सीडाइज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, प्रोटीन spontaneously refold into active and original 3D structure with correct disulfide linkage, ठीक है। बस इतना सा है ये एक्सपेरिमेंट। अब आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बात करेंगे लेवेंथल पैराडॉक्स की। लेवेंथल पैराडॉक्स, लेवेंथल पैराडॉक्स। हम्म, तो इसमें क्या है कि देयर आर टू मेनी कंफर्मेशन पॉसिबल फॉर प्रोटीन टू फोल्ड, ऑब्वियसली कि प्रोटीन तो एक से ज्यादा कंफर्मेशन में फोल्ड हो सकता है, तो प्रोटीन फोल्डेड एज इट ट्रांसलेटेड ऑन राइबोसोम बट कंप्लीट फोल्डिंग अकर आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम, दिस प्रोटीन आर ससेप्टेबल फॉर aggregation and degradation, so many chaperones attached to it to prevent its degradation, okay। तो जो इन विवो फोल्डिंग होता है, तो एट प्रोटीन सिंथेसिस इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड विल emerge from the ribosome, okay। So after that these are highly aggregate sensitive, जैसे ही वो रिलीज होते हैं राइबोसोम से तो वो अभी पूरी तरीके से पॉलीपेप्टाइड वो फोल्ड नहीं हुआ, इनकम्प्लीट होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं कि वो एग्रीगेट बन जाए, as least as complete protein domain, okay। So it will need to emerge from the ribosome, that's why chaperone bind until it complete its folding, so chaperone provide a private oasis away from crowded, ठीक है, intracellular environment, protein avoid unproductive intermolecular association, so that's why it does not violate Anfinsen paradigm, okay। अब लेवेंथल ने पैराडॉक्स में क्या बोला था कि इफ ए प्रोटीन विथ 100 अमीनो एसिड
it would have 99 peptide bond and 198 consideration for phi and psi angles. तो अगर each of these had only three conformation, that would result in three. Let me explain it. देखो, इन्होंने क्या बोला था कि अगर किसी प्रोटीन के पास, ठीक है, कोई एक प्रोटीन है, उसके पास 100 अमीनो एसिड है, तो इसके पास 99 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे एंड 198 कंसिडरेशन होगा फाई एंड साई एंगल का, ठीक है। तो अगर अगर सारे के सारे एक कंफर्मेशन बनाए, तब भी इनके पास कितने कितने प्रोबेबिलिटी होंगे, 3 to the power 198। इतने डिफरेंट पॉसिबल फोल्डिंग हो सकते हैं, इतने डिफरेंट पॉसिबल फोल्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब लेवेंथल ने क्या सजेस्ट किया था, तो इन्होंने बोला कि लेवेंथल सजेस्टेड कि प्रोटीन्स मस्ट फोल्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्ड पाथवे और सेट ऑफ पाथवे इन विच द अप्रोच टू नेटिव स्टेट इज अकम्पनीड बाय शार्पली इंक्रीजिंग कन्फॉर्मेशनल स्टेबिलिटी। तो लेवेंथल ने ये बोला था कि जैसे किसी भी प्रोटीन के पास इतने सारे डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ फोल्डिंग बनाने के लिए अ, ये इतना बना सकते हैं कन्फर्मेशन, तो कैसे वो अपने नेटिव स्टेट के ही कन्फर्मेशन में जाए कि इससे इन्होंने बोला था कि नेटिव स्टेट का जो कन्फर्मेशन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे कम एनर्जी उसकी होगी। तो कुछ ऐसा अप्रोच लगाए जिससे जो ये प्रोटीन फोल्डिंग है वो एक ऑर्डर्ड वे में, ऑर्डर पाथवे फॉलो करते हुए अपने नेटिव स्टेट में ही फोल्ड हो, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा हाई हो, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये इन्होंने क्या बोला कि जो ये प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में है, इसके पास हाई एनर्जी है, तो कुछ ऐसा पाथवे, ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पाथवे, ऑर्डर्ड पाथवे फॉलो करे कि जैसे अब ऐसे फोल्ड हुआ, फिर इसके बाद ये ऐसे फोल्ड हो, ठीक है। मतलब एक इसका पर्टिकुलर ऑर्डर हो कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो इसके बाद ये लास्ट में जाके अपने नेटिव स्ट्रक्चर, समझ लो, मान लो कि ये नेटिव इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें फोल्ड हो गया, तो इसके पास सबसे लो एनर्जी होगी और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है या थियरी है, थियरी की बात करें, तो इसके बाद एक थियरी आती है एनर्जी लैंडस्केप थियरी। इसको बोलते हैं फोल्डिंग फनल। फोल्डिंग फनल, ठीक है। अब फोल्डिंग फनल, अब इस वाले थियरी में क्या, एनर्जी लैंडस्केप थियरी में क्या बोला गया था कि पॉलीपेप्टाइड फोल्ड वाया सीरीज ऑफ कंफर्मेशनल adjustment that reduce their free energy and entropy until the native state is reached। इसका मतलब जो पॉलीपेप्टाइड है, जो पॉलीपेप्टाइड है वो एक सीरीज ऑफ कंफर्मेशनल एडजस्टमेंट शो करेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी रिड्यूस होगी, एनर्जी एंड इंट्रोपी दोनों ही रिड्यूस होगी, जब तक वो अपने नेटिव स्टेट पे ना पहुंच जाए, ओके। इन्होंने ऐसे एक डायग्राम दिया था, इधर के इधर की तरफ लिया था, इधर की तरफ लिया था एंट्रोपी, इधर लिया था इन्होंने इंट्रोपी, और इस
साइड में लिया था। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी है नेगेटिव में होता है, डेल्टा जी नेगेटिव में होता है, ठीक है। नीचे की तरफ जाएगा तो ये लो हो जाएगा, नीचे की तरफ लो होता है। और यहाँ पे ये अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पे अनफोल्डेड है। हम्म, तो इन्होंने मोल्टन ग्लोबुलर स्टेट दिखाया था इसका, मोल्टन ग्लोबुलर स्टेट दिखाया था प्रोटीन का, कुछ ऐसे। ऐसे बनाया था इन्होंने, और इसको कर दिया था कवर। यहाँ पे ये इंट्रोपी को चेक करते हैं, ये इंट्रोपी को यहाँ चेक करते हैं, और ये तो नीचे नीचे जाने पे, ये मैंने गलत शो कर दिया, एक मिनट। ये नीचे से जब ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे लो होगा, ऊपर जाएगा तो हाई होगा। और ऐसे ही इंट्रोपी इधर के साइड में इंट्रोपी 0% होगा, जितना नीचे जाएगा 100% होता जाएगा। और ये जो प्रोटीन का है ये नेटिव स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे नेटिव प्रोटीन है, फोल्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो इन्होंने क्या इसमें डिस्क्राइब किया कि ये जो नीचे सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा 100% देखने को मिल रहा है, ये 100% वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये है डिस्क्रीट फोल्डिंग या फिर इंटरमीडिएट, डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट, डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट। और ये है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। और यहाँ पे क्या है, रेसिड्यू इन नेटिव कंफर्मेशन, बस ये है। और ये तो डिफरेंस इन एनर्जी है, इतना डिफरेंस इन एनर्जी। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो हाई एनर्जी है, जब हाई एनर्जी है तब हाई इंट्रोपी है। जब हाई एनर्जी है तब हाई एंट्रोपी और हाई एंथैल्पी है। और ये मोल्टन ग्लोब्यूल जो स्टेट है, मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट, ये है मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट। और ट्रांजिशन इंटरमीडिएट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नेटिव फोल्डेड स्टेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्या होगा, लो फ्री एनर्जी होगा, लो डेल्टा जी, सबसे ज्यादा नेगेटिव। और यहाँ पे लो इंट्रोपी होगा, लो इंट्रोपी होगा, लो इंथैल्पी होगा, ओके। Single largest contribution to the stability of a folded protein is delta S, which is solvent for the non-polar residue. अब आगे देखेंगे तो अलग अलग टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि टेक्निक्स टू मॉनिटर प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। इसमें अभी तक हमने क्या ऊपर जैसे हमने पहले भी बात किया था प्रीवियस वीडियो में, लेट मी शो यू, या दीज वन। तो हमने सीडी स्पेक्ट्रा, कौन कौन सी टेक्निक है प्रोटीन, जैसे कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हमने बात किया था, तो इसमें सीडी स्पेक्ट्रा देखा था, एनएमआर स्पेक्ट्रा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एफटीआरएस स्पेक्ट्रा।
तो इसी तरीके से प्रोटीन फोल्डिंग की स्टडी के लिए भी कुछ टेक्निक का यूज करते हैं। अब वो टेक्निक कौन सी है वो देखेंगे, ठीक है। टेक्निक टू मॉनिटर प्रोटीन फोल्डिंग, इसमें आता है सर्कुलर डाइक्रोइज्म। सर्कुलर डाइक्रोइज्म देखेंगे, फिर देखेंगे पल्स एचडी एक्सचेंज, जिसमें फॉलोड बाय होता है 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और तीसरा होता है, एक मिनट, तीसरा होता है फ्रेट। फ्रेट क्या है? फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो एक एक करके सब पढ़ लेंगे। सबसे पहला है इसमें सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला है सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है पल्स्ड एचडी एक्सचेंज फॉलोड बाय 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा है फ्रेट। फ्रेट क्या है? फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब आगे बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जो क्या इन्वॉल्व है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। तो इसमें जैसे देखते हैं कि अनफोल्डेड प्रोटीन से फोल्डेड प्रोटीन बनता है, तो इसमें हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है, मतलब कि लेस स्टेबिलिटी के से मोर स्टेबल की तरफ जाता है। तो जो ये चेंज है, जो ये रिएक्शन है, इसमें जो फ्री एनर्जी है वो डेल्टा जी होता है, जो नेगेटिव होता है, मतलब कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। और डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव। डेल्टा मतलब डेल्टा एस होता है इंट्रोपी, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, मतलब तीनों के तीनों ही नेगेटिव होते हैं। इसको लिख लेते हैं कि डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये तीनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक interaction is although entropy of protein is decreasing, but there is large increase in entropy of solvent. Although मतलब ओवरऑल तो हमें इंट्रोपी जो है वो इन डिक्रीज होती हुई दिखती है, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसकी इंट्रोपी बहुत लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होती दिखती है। तो ये हमें इसमें तो डाउट है कि ये शायद नहीं भी हो सकता है। ये तो यस है, ये भी यस है। ओके, तो जैसा कि हमें पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब टी इज लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। और इसमें एक और इक्वेशन आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, जहाँ पे के इक्विलिब्रियम फोल्डेड और अनफोल्डेड बताएगा, फोल्डेड है या फिर अनफोल्डेड, अनफोल्डेड, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोटीन स्टेबिलिटी की अगर बात करें, प्रोटीन स्टेबिलिटी, तो प्रोटीन स्टेबिलिटी में जो हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। और प्रोटीन की स्टेबिलिटी में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वंडरवॉल इंटरेक्शन, ये सारे इंटरेक्शन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं जो प्रोटीन स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। कभी कभी इसमें जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है तो उसमें कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। अब डीनेचुरेशन का कंडीशन क्या क्या होता है?
डीनेचुरेशन का कंडीशन है। डीनेचुरेशन के कंडीशन में आएगा, सबसे पहले तो यूरिया बहुत हाई है, ये डिसरप्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। टेम्परेचर हाई होगा तो ये डिसरप्ट करेगा सारे के सारे वीक इंटरैक्शंस को। जैसे वंडरवॉल इंटरैक्शन सबसे वीक होता है। अब इसमें पीएच कैसे हेल्प करेगा? पीएच क्या करेगा? pH alter the ionization state of amino acid side chain। ओके, तो ये अमीनो एसिड के साइड चेन साइड चेन के आयनाइजेशन स्टेट को अल्टर करेगा। ओके, डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट क्या करेगा? हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोफोबिकली एसोसिएट विथ नॉन पोलर रेसिड्यू। अब अगर वाटर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर soluble ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, जैसे कि एलिफैटिक एल्कोहल, जो इंटरफेयर करेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्सेस के साथ, इंटरफेयर हाइड्रोफोबिक फोर्स। ठीक है, अब इसमें जो फोल्डेड अनफोल्डेड होता है उसमें ये डिटर्जेंट, पीएच, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यूरिया, टेम्परेचर, ये सारे के सारे इसको इफेक्ट करते हैं, अब डीनेचर करते हैं प्रोटीन को। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन अगर देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन, तो सबसे पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी के लिए कि इसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन देखेंगे, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन। डन। तो सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट दो कॉन्सेप्ट होता है, सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट। तो सॉल्टिंग इन क्या होता है? solubility of a protein at low ionic strength generally increase the salt concentration। ठीक है, तो क्या हमें हमने देखा solubility of protein at low ionic strength increase with salt concentration। अगर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन लो आयनिक स्ट्रेंथ पे, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्टिंग इन। अब इसका एक ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ एक बनता है सॉल्टिंग इन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले तो इंक्रीज करेगा, फिर एक पॉइंट आने के बाद डिक्रीज करने लगेगा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आने के बाद ये पीक दे रहा है, इसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो सॉल्ट का अमाउंट इधर बढ़ रहा है और इधर हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्ट बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी पहले तो स्टार्टिंग में बढ़ता है एक पॉइंट पे, फिर उसके बाद और सॉल्ट अगर बढ़ाते हैं तो फिर वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। अब सॉल्टिंग आउट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट क्या है? द सॉल्ट सॉल्वेंट्स एक्टिविटी इज डिक्रीज। इसमें सॉल्वेंट एक्टिविटी decreases, solute and solvent interaction become stronger than solute solvent solvent interaction।
तो सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, और सॉल्यूट और प्रिसिपिटेट का इंटरेक्शन। ठीक है। अब इसका भी एक ग्राफ बनता है। अब इसका एक ग्राफ बनता है, सॉरी, आयनिक स्ट्रेंथ का बना लेते हैं। अलग अलग जो भी सॉल्ट होते हैं, जैसे कि NaCl का ऐसे इंक्रीज करेगा एक पॉइंट पे, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर KCl का अगर देखें तो KCl का भी ऐसे इंक्रीज करता है, और ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे डाउन तक जाता है। फिर हम देखें तो MgSO4 का अगर बात करें तो ये बहुत ही हल्का सा इंक्रीज करेगा और डाउन हो जाएगा। और वहीं पे NH4 का ट्वाइस SO4 की बात करें, NH4 का ट्वाइस SO4, तो ये हल्का सा इंक्रीज करेगा और ये डाउन चला जाएगा। और वहीं पे देखें K2SO4 का, तो K2SO4 का ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे सबकी पीक बन रही है, वो पॉइंट ये है। ठीक है। अब इसमें एक्स और वाई एक्सिस को देख लेते हैं। एक्स एक्सिस जो है वो है आयनिक स्ट्रेंथ, वाई एक्सिस है वो है सॉल्युबिलिटी। डन। अब जो जहां पे हमारा पीक बढ़ रहा है, वो वाले पार्ट को हम बोलते हैं सॉल्टिंग इन। ये है सॉल्ट इन। और जिधर हमारा स्ट्रेट हो जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, ये है सॉल्ट आउट। अब इसमें ये क्या था, ये है NaCl, फिर ये है KCl, और ये ग्राफ है MgSO4 का, देन NH4 का ट्वाइस SO4, और ये लास्ट वाला है K2SO4 का। ठीक है। अब इसमें हाई आयनिक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, हाई आयनिक स्ट्रेंथ। अब आगे देखते हैं पीएच का इफेक्ट। अभी तो हमने पहला सॉल्ट कंसंट्रेशन देखा ना, सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब बी देखेंगे, पीएच। बी देखते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच, solubility ऑफ प्रोटीन। तो पीएच अगर अगर पीएच लेस देन पीआई है तो क्या होता है, पीएच लेस है मतलब कि H प्लस ज्यादा है। H प्लस ज्यादा होने की वजह से प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन अगर होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और वहीं पे अगर दूसरा केस लें जिसमें पीएच ग्रेटर देन पीआई है, तो यहाँ पे H प्लस का अमाउंट कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा। डी प्रोटोनेशन होने की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आएगा तब भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो पीएच लो हो या हाई हो, दोनों ही केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और इसका ग्राफ देखिए, थोड़ा सा अलग सा ग्राफ है, यहाँ पे कॉर्नर पे बना लेते हैं। देखो,
इधर हो गई सॉल्युबिलिटी, इधर हो गई सॉल्युबिलिटी और इधर हो गया पीएच। ओके, तो ये समझ लो न्यूट्रल पीएच है, ये लो पीएच है और ये हाई पीएच है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा आता है, देखो लो पे भी हाई है और जैसे जैसे पीएच न्यूट्रल होगा वहां पे सबसे लोवेस्ट होगा, लो पे सबसे हाई है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट होगा, फिर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ दोनों तरफ जाता है और सेंटर पे जहाँ पे न्यूट्रल है, पीआई के इक्वल है पीएच, पीएच इक्वल टू पीआई है, वहां पे सबसे लोवेस्ट होगा सॉल्युबिलिटी। अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम प्रेसिपिटेंट देखेंगे और सॉल्वेंट देखेंगे। तो जो प्रेसिपिटेंट होगा वो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे होगा, और जैसे इसमें आता है एसीटोन और इथेनॉल, और सॉल्वेंट अगर सॉल्वेंट होगा तो वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे होगा, और जिसमें आता है डीएमएसओ जो है डाई मिथाइल सल्फोइड सल्फॉक्साइड, और डीएमएफ होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और एक ग्लिसरॉल होता है सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं इसको यूज करते हैं हाइड्रोजन ऑफ प्रोटीन के लिए। तो देखो तीन चीजें होती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एक होता है प्रेसिपिटेंट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, दो चीजें होती है, सॉरी तीन नहीं दो होती है। प्रेसिपिटेंट में क्या होगा, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट में हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और प्रेसिपिटेंट में आता है, इसमें आता है एसीटोन एंड इथेनॉल, ये प्रेसिपिटेंट है, ठीक है। और सॉल्वेंट है डीएमएसओ, डीएमएफ और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं जैसा मैंने बताया। अब इसमें अब अगर प्रेसिपिटेंट है तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही कम होगी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कैसे डिफर कर रही है अलग अलग कंडीशन पे, या फिर उसका रेट क्या है, इसी को हम रेट बोलते हैं। तो इन सब की स्टडी को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करेंगे। रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। पहला है रेट ऑफ
रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या है कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ओके, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका अगर रेट निकालें तो रेट इज इक्वल टू, अगर ये सी है, सबस्ट्रेट को हम सी को सी से डिनोट कर रहे हैं, तो रेट क्या हमने बोला कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया डीसी अपॉन dt। डीसी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt अपॉन dt मतलब चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम इसका यूनिट होगा मी कंसंट्रेशन को मोल मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया रेट का इक्वेशन। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जिसमें पहला फैक्टर देखेंगे वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो रेट है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ज्यादा रेट होगा। तो इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। इसको हम एस बोलेंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट हो गया और यहाँ पे क्या है, रेट हो गया, मतलब वेलोसिटी ले रहे हैं वी नॉट से, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो जैसे 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 सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे ही रेट बढ़ रहा है। अब दूसरा जो होता है फैक्टर, वो होता है कि रेट और टेम्परेचर। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा रेट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, इसमें ऐसे है कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर है और ये रेट है, तो ये ऐसे बढ़ता है। तीसरा है रेडिएशन। तो रेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है कि यूवी लाइट, अल्फा बीटा गामा रेज, एक्स रेज। तो जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ता है रेट भी बढ़ता है। चौथा है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, जैसे इसमें हम बात करें तो अगर स्मॉल साइज पार्टिकल है, तो स्मॉल साइज पार्टिकल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है, तो इसका रेट भी ज्यादा होगा। इसका क्या होगा, रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लार्ज पार्टिकल। अब पांचवा पॉइंट है कैटलिस्ट। तो रेट है जो वो कैटलिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैटलिस्ट या फिर बायोलॉजिकल टर्म में एंजाइम बोले, तो एंजाइम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है ये, टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने रिएक्शन काइनेटिक्स में सबसे पहले देखा रेट ऑफ रिएक्शन, अब दूसरा हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन एन एलिमेंट्री स्टेट। जैसे ए है कोई सबस्ट्रेट, वहां से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर एक ही सबस्ट्रेट है ए, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो जाएगी। और अगर सबस्ट्रेट दो मिलके बना रहे हैं, जैसे कि ए प्लस बी मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी। और वही बात करें कि अगर कोई सबस्ट्रेट है ए बी और सी, ये तीनों मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी 3। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीसरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।